हाय फ्रेंड्स, आपका ये दोस्त दिवेश एक बार फिर आपके साथ है और आपको शुक्रिया अदा करता है कि आपने मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स दिए। सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। ओके, आज का एपिसोड हमारा 9th एपिसोड है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस एपिसोड में अब हम बढ़ते आ गए हैं राजीव गांधी तक। आपको पता है राजीव गांधी, जिनका पूरा नाम राजीव रत्न गांधी है, इंदिरा जी के बड़े बेटे हैं। छोटे बेटे संजय गांधी की डेथ हो चुकी है 23 जून 1980 को, और उसकी वजह से इनका राजनीति में प्रवेश होता है। ही एंटर्स इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। इंदिरा जी अपने आप को बहुत कमज़ोर, बहुत अकेला महसूस करती हैं संजय गांधी की डेथ के बाद में, जिनके ऊपर वो बहुत भरोसा करती थी, और उनको इस वैक्यूम को भरने के लिए अपने घर का एक मेंबर चाहिए था, और राजीव ही एक मेंबर थे जो इस कमी को पूरा कर सकते थे। तो साहब, राजीव गांधी को संजय गांधी के सीट से अमेठी से लड़ाया जाता है। वहाँ पे शरद यादव को लगभग 2,35,000 मतों से हरा के ये एमपी बनते हैं। फिर इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एशियन गेम्स 1982 को अच्छे से चलाया जाए, उसको चलाते हैं। एशियन गेम्स जो हमारे हैं दिल्ली के, वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, ग्रैंड सक्सेस। और इनका एक जिसे कहते हैं बैप्टाइजेशन, एक स्वीकार कर लिया जाता है इनको राजनीति में। देखिए, पहले फैमिली एक्सीडेंट से ये आए जब इनके छोटे भाई की डेथ हुई प्लेन क्रैश में। उसके बाद में इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। कब? 31 अक्टूबर 1984 को, जिस दिन सुबह सुबह इंदिरा जी का असैसिनेशन हो जाता है, और आफ्टरनून में इनको शपथ दिला दी जाती है एज द 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। ठीक है। उसके बाद में इलेक्शंस डिक्लेयर हो जाते हैं, और इलेक्शंस में जो सक्सेस इनको मिलती है, ऐसी सक्सेस नेहरू जी के टाइम में भी कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं मिली, और उसके बाद में तो कांग्रेस की कभी अपने दम पर गवर्नमेंट बनी ही नहीं। ओके, कांग्रेस को कभी इतने वोट नहीं मिले 272 कि वो अपने दम पे गवर्नमेंट बना के दिखा सकती इसके बाद में। राइट। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक कॉशन देना चाहता हूँ। कॉशन ये है कि राजीव गांधी के बारे में इतिहासकारों को, जर्नलिस्ट को बहुत कम पता है। जैसे इंदिरा जी की, नेहरू जी की, शास्त्री जी की, मोरारजी देसाई की ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह थी, पूरे पन्ने सबके सामने हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं था। थोड़ा सा इनस्क्रूटेबल माइंड था, जिनको आप देख नहीं सकते कैसे डिसीजन लेंगे, क्या करेंगे, किसी को कुछ आइडिया नहीं था। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा तो कहना सुनना मुमकिन नहीं हो पाएगा, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, जो सरकारें आई हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में क्या किया, कैसे किया, ये हमारा मेन मुद्दा है। तो आइए शुरू करते हैं फिर। इनका सबसे पहले प्रधानमंत्री का क्या काल रहा, क्या समय रहा, वो देख लेते हैं। देखिए, 31 अक्टूबर 1984 को इन्हें शपथ दिलाई जाती है। जिस दिन इंदिरा जी की डेथ होती है, उसी दिन से दंगे शुरू हो जाते हैं, और वो दंगे 3 दिन तक चलते हैं। उसमें हज़ारों सिख मारे जाते हैं, और वो इंडिया के लिए एक और बड़ा काला धब्बा हो जाता है। अभी इसके घाव हरे होते हैं, और विदिन 32 डेज, यानी कि दिसंबर की रात को, भोपाल गैस ट्रेजिडी हो जाती है। विदिन 31 डेज। ओके, उसमें भी हज़ारों लोग मारे जाते हैं। दोनों इंसिडेंट्स में ऑफिशियली तो करीब 3,000 ही लोग दिखाते हैं, लेकिन अनऑफिशियली करीब 20-20 हज़ार के आसपास लोग मारे जाते हैं, ऐसा हमारे न्यूज़पेपर्स, हमारे जर्नलिस्ट ऐसा कहते हैं। बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो जाती है। इतनी बड़ी ट्रेजिडी कि इन दोनों ट्रेजिडीज़ के बाद में किसी पार्टी का इलेक्शन जीतना, खासकर जो रूलिंग पार्टी हो, एक इम्पॉसिबिलिटी जैसा हो जाता है।
लेकिन इंदिरा जी का जो एक सिंपैथी फैक्टर था इतना बड़ा था कि 426 सीटें मिलती हैं इनको, लगभग 3/4 मेजॉरिटी, 3/4 बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ 2/3 हो जाए तो तहलका मच जाता है। 3/4 मेजॉरिटी मिलती है और करीब 48.5% इनको वोट्स मिलते हैं। एक और नई पार्टी का भी उदय होता है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। उसको 8% वोट मिलते हैं और 2 सीट मिलती हैं उसको। तो 8%, 2 सीट्स, 48%, 426 सीट्स। तो दिस इज़ द डांस ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, राजनीति, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, इनकी सबकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। वो एक विशेषता ये भी है। तो आइए पता करते हैं कि इनका जुडिशरी से क्या प्रॉब्लम इनकी रही। देखिए, एक केस हुआ था, उस केस का नाम है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। तो मोहम्मद अहमद खान मध्य प्रदेश के इंदौर के एक जाने माने वकील थे, पैसे वाले आदमी थे और काफ़ी ओल्ड एज में इन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दिया। ओके, उनका नाम शाहबानो बेगम था। इस केस को शाहबानो केस भी कहा जाता है और वो हर अदालत में हारते रहे। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, वहाँ भी हार गए। और ये कहानी काफ़ी दयनीय है। मतलब अगर आप इसको डिटेल में जाएंगे इसमें, तो बहुत दुख होता है शाहबानो की हालत समझ के, कि सिर्फ 200 रुपये उसने मांगे थे हर महीने मुझे देने के लिए, और 5 बच्चे थे, 70 साल की उम्र थी, और फिर भी वो वकील साहब दे नहीं रहे थे, मोहम्मद अहमद खान दे नहीं रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में उसके पहले 2 जजेस की डिवीज़न बेंच आई थी। डिवीज़न बेंच कहते हैं जब एक जज से ज़्यादा, मतलब 2 जज जब बैठते हैं, जिसमें कि वोट जहाँ पे डिवाइड हो सके, एक इधर सोच रहा है दूसरा जज इधर सोच रहा है, उसको डिवीज़न बेंच कहते हैं। और जो 5 जजेस की बेंच होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं, कि मतलब मामला अब कॉन्स्टिट्यूशन से टकराव का अगर आ जाए तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। तो पहले 2 जजेस की एक बेंच बैठी थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी जिसमें नामी गिरामी जजेस बैठे थे। तो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हुए, रंगनाथ मिश्रा, ऐसे YV चंद्रचूड़। ओके, तो इस तरह के वेंकट रामैया, ये इस तरह के लोग वहाँ पे बैठे थे, ये जजेस। और 5-0 से उन्होंने डिसीजन दिया कि मोहम्मद अहमद खान को उसको मेंटेनेंस भत्ता तो शाहबानो को देना ही पड़ेगा। ओके, ये वर्डिक्ट आया और हमारे देश में उथल पुथल शुरू हो गई। खासकर जो सुन्नी समुदाय था उसने इस बात को इस तरह से ले लिया कि हमारे धर्म में ये दखलंदाजी है। हालांकि शिया समुदाय जो था वो इसके फेवर में था, और बहुत से प्रोग्रेसिव सुन्नी नेता जो थे वो भी इसके फेवर में थे कि भाई कानून तलाक की इजाज़त देता है, लेकिन मेंटेनेंस देना तो एक मानवीय काम है। वो 70 साल की उम्र में सड़क पे अपने 5 बच्चों के साथ आके क्या करेगी? तो ह्यूमन एंगल देखो, दो उसे भत्ता दो, मेंटेनेंस भत्ता, एलिमनी कहते हैं जिसे। लेकिन जगह जगह प्रदर्शन हुए और सरकार की नाक में दम कर दिया गया। सरकार झुक गई। 426 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के होते हुए भी सरकार झुक गई और इन्होंने पार्लियामेंट में कानून बना दिया, और उस कानून को मुस्लिम विमेन एक्ट जो है, प्रोटेक्शन ऑफ डिवोर्स विमेन जो है, उनके राइट्स का प्रोटेक्शन का बिल एक ले आए और कहा कि भाई ठीक है, आपको सिर्फ जो भत्ता देना पड़ेगा पुरुषों को, वो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने तक देना पड़ेगा। बस 3 महीने के बाद ये औरत की जिम्मेदारी कि वो क्या करती है, कहाँ जाती है, वक्फ बोर्ड देखे, जो मर्जी आए देखे, समाज देखे ना देखे, लेकिन पुरुष की जिम्मेदारी नहीं, पति की जिम्मेदारी नहीं है। इससे बहुत धक्का पहुंचा हमारे देश की एक कानून प्रणाली को, कि हर तबके का आदमी यही सोचने लगा, चाहे फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से तो खिलवाड़ करना बहुत ही आसान है। और यहाँ पे डैनियल लतीफ़ी वकील थे। कुछ टाइम के बाद में
वो एक और मुकदमा बिल्कुल ऐसा ही लेके आए, जीत तो चुके ही थे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में, और वो था शमीमा फारूकी वर्सेस शाहिद खान का। और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जो राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में एक्ट बनाया था उसकी धज्जियां उड़ाते हुए ये कहा कि जो हमने पहले दिया था जजमेंट, वो जजमेंट बिल्कुल सही है। आपने जो एक्ट पास किया है ना पार्लियामेंट में, इसकी कोई वैल्यू नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि राजीव गांधी को भी वैसा ही एक धक्का पहुंचा जैसा कि इनकी माँ को पहुंचा था। आपने केशवानंद भारती केस पूरा सुना हुआ है, हम लोगों ने बात की थी। तो एक ये पहला इनका ब्रश था विद द लॉ। ओके, कौन इनको समझाता था, कौन इनको बताता था, हमें मालूम नहीं, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा इनको जज करना एक टेढ़ी खीर है। अब आइए इनका और कंट्रीब्यूशन क्या है। तो साहब जैसे 84 में इलेक्शंस हो गए थे दिसंबर में, सरकार बन गई थी जनवरी फर्स्ट वीक में, और 85 में एक ये लेके आ गए थे कानून, और विच वाज द 52nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके अंतर्गत इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 10th शेड्यूल। आपको पता है जब हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन देश को सौंपा था तो उसमें 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। 9th शेड्यूल, मैंने पहले भी एक फ्रेज़ यूज़ किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्याही सूखी भी नहीं थी, और 9th शेड्यूल 1951 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। उसकी खासियत ये थी कि उस शेड्यूल में जो भी कानून डाल दिया जाएगा वो नॉन जुडिशियबल होगा, मतलब उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि केशवानंद भारती केस के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह अख्तियार अपने आप को दिया, पार्लियामेंट को नहीं। उन्होंने कहा हम कर सकते हैं, 9th शेड्यूल के अंदर डाले हुए कानूनों को भी हम देख सकते हैं। खैर 10th शेड्यूल उनके ग्रैंडसन लेके आए, राजीव जी लेके आए, वो था एंटी डिफेक्शन लॉ। आजकल राजस्थान में जो उथल पुथल हो रही है वहाँ की सरकार के साथ में जो वहाँ पे चल रहा है, अशोक गहलोत की सरकार, जिसमें कि उन्हीं की पार्टी के एक नेता और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट अपने काफ़ी सारे एमएलएज के साथ में पार्टी छोड़ चुके हैं। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ बिल की चर्चा आजकल खूब हो रही है। तो दिस एंटी डिफेक्शन लॉ वाज ब्रॉट इन अंडर द 10th शेड्यूल एज द 52nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई होप ये पोर्शन भी क्लियर हो गया। अगर आपने 2019 यानी 2019 में वोट डाला और आप अभी बच्चे ही थे, आपको अभी अभी मौका मिला, 21 ईयर्स के नहीं हुए थे, जो आप बहुत बच्चे आप ऐसे ही होंगे, ओके, तो उसके लिए आपको राजीव गांधी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ओके, कम से कम एक ग्रेटिट्यूड, एक सलाम उनको ज़रूर करिए, क्योंकि उनके 61st अमेंडमेंट की वजह से वोट डालने की एज 21 ईयर्स से घटा के 18 ईयर्स कर दी गई थी, एंड इट हैपेंड इन 1989। सो 1989 से 2019 करीब समझ लीजिए 40 ईयर्स के बाद में ये ऐसा हुआ। ओके, अब आइए चलते हैं हम यहाँ पे कि इनका और व्यक्तित्व कैसा रहा और इनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या ये चीज़ें लेके आए। तो मैं आपको इतना बता दूं कि प्लसेस इनके हैं काफ़ी सारे। अगर आज आप टेलीकॉम रिवोल्यूशन देख रहे हैं जिसमें हमारे मोबाइल फ़ोन और जो आप तक पहुंच रहा है कंप्यूटराइजेशन के ज़रिए, तो उसका काफ़ी सारा क्रेडिट इनको जाता है। टेलीकॉम रिवोल्यूशन के फादर कहलाए जाते हैं। कंप्यूटराइजेशन का बहुत इन्हें एक वो था कि हमारे कंट्री में हमारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर पे पढ़ें, कंप्यूटर की शिक्षा हो, जिसमें कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड से कदम मिला के चल सकें। ओके, और आज काफ़ी हद तक हम चल रहे हैं और उसका काफ़ी क्रेडिट राजीव जी को जाना ही चाहिए। अब देखिए ऐसा हुआ कि थोड़ा सा दूसरे देशों में भी इंटरवेंशन इनके हुए।
दूसरे देशों में इंटरवेंशन ये हुए कि सेशल्स एक कंट्री है, तो सेशल्स में जब वहाँ पे सरकार के ऊपर खतरे के बादल मंडराए तो उन्होंने राजीव जी को फ़ोन लगाया कि अपनी सेना भेजो, नहीं तो हमारे यहाँ तो तख्ता पलट होने वाला है। इन्होंने सेना भेजी और बचाया। ठीक है, तो ये एक उन्होंने काफ़ी एक इंटरनेशनल इंटरवेंशन का पहला कदम उठाया। और हमारे यहाँ पे एक पड़ोसी कंट्री है हमारा, श्रीलंका। तो श्रीलंका में भी तमिल प्रॉब्लम चली रही थी, बहुत सालों से चल रही थी, कोई अभी से नहीं, युगों युगों से। लेकिन वो प्रॉब्लम बढ़ गई थी वी प्रभाकरन, वेलुपिल्लई प्रभाकरन के एलटीटीई के हेड बनने के बाद, और वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ शुरू हो गई थी। तो वहाँ पे एक समझौता किया उन्होंने वहाँ की सरकार के साथ में, और कहा कि हम अपनी आर्मी भेजेंगे, वो लड़ेगी, पीस कीपिंग करेगी। नाम पीस कीपिंग फोर्स था, IPKF, लेकिन पर्पज़ यही था कि वहाँ के जो गुरिल्ला फाइटर्स थे LTTE के, उनको शांत किया जाए। हमारे भी सैनिक मरे, उनके यहाँ के तमिल गुरिल्लाज भी मरे जो उनके फाइटर्स थे, और इट वॉज ए लूज़ लूज़ सिचुएशन। और उसका रिज़ल्ट उन्हें भुगतना पड़ा बहुत ही ख़तरनाक तरीके से, अपनी जान दे के। तो इसी बीच में मालदीव्स में भी सेशल्स की तरह एक तख्ता पलट की योजना वहाँ के रेबल्स बना रहे थे, और गयूम वहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने गयूम सरकार को बचाया अपनी फ़ौज भेज के, और वो तख्ता पलट नहीं होने दिया। तो ये इनके कुछ पॉलिटिकल अचीवमेंट्स, पॉलिटिकल इंटरवेंशंस, और ऐसी सोच इनकी थी, ये ऐसा जो है इस तरह से हुआ। तो सेशल्स याद रखिए, मॉरिशस याद रखिए, और श्रीलंका याद रखिए। ये 3 देशों में इन्होंने अपनी फोर्स का इंटरवेंशन कराया। ओके, आज आपसे एक रैपिड फायर करूं तो चलेगा? आपको जवाब देंगे? तो रैपिड फायर क्वेश्चन में जवाब आप तो नहीं दे सकते, क्योंकि ये मीडिया तो वन वे है, सिर्फ मैं आपसे बात कर सकता हूँ, और आप तो जब जवाब देंगे तब देंगे। तो आपके बिहाफ पे जवाब देने की कोशिश भी मैं ही कर लेता हूँ। फाइन। राजीव गांधी प्रधानमंत्री क्यों बने? आंसर, राजीव गांधी प्रधानमंत्री इसलिए बने कि अचानक ही इनकी माता जी का एसेसिनेशन हो जाता है। ओके, क्वेश्चन, इनकी माता जी का एसेसिनेशन क्यों होता है, किन कंडीशंस में होता है? तो इनकी माता जी का एसेसिनेशन उन सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा होता है जो उनके सबसे बड़े धर्म स्थल यानी गोल्डन टेम्पल पे इंडियन फोर्सेस के अटैक करने के खिलाफ थे। हालांकि पर्पज़ उसका ये था कि देश को बचाया जा सके। वहाँ पे जो टेररिस्ट इकट्ठे हो गए हैं, बहुत बड़ा साजो सामान लेके एकदम देश से लड़ाई करने की योजना बना रहे हैं, नॉट विद द स्टेट ऑफ पंजाब और सम पुलिसमैन, अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इंडिया, देशद्रोह कर रहे हैं उनको मारने के लिए। क्वेश्चन, वो इस पोजीशन में कैसे पहुंचे कि देश से लड़ाई कर सकें? इतने हथियार उन्होंने कैसे जमा कर लिए? जी, आंसर ये है कि हमारे देश की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस इतनी कमज़ोर हो गई थी कि हमें पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान से कब हथियार आ रहे हैं, कहाँ जमा हो रहे हैं, किस किस कैटेगरी के हथियार आ रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ पे इस कैटेगरी के हथियार आए थे, जैसे एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी टैंक गन, मोर्टार्स एंड बजूकास, हैंड ग्रेनेड्स, लाइट मशीन गन्स, पिस्टल्स, रिवॉल्वर्स, ऑल इम्पोर्टेड, हैंड ग्रेनेड्स। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश की आर्मी से लड़ने के लिए वहाँ पे साजो सामान इकट्ठा था। ओके, क्वेश्चन ये आता है, हमें पता क्यों नहीं चला, हमारी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस ऐसी कमज़ोर क्यों हो गई? आंसर, वो इसलिए हो गई कि हमारी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इनफेक्टिव हो गया था। क्वेश्चन, रॉ इनफेक्टिव क्यों हो गया था? क्योंकि हमारे इससे पहले के एक प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने ये कसम खा ली थी कि वो अपने किसी नेबरिंग कंट्री के अगेंस्ट किसी तरह की जासूसी, किसी तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्शन, किसी तरह का सैबोटाज करने वाली कोई एजेंसी इनकरेज नहीं करेंगे। वो रॉ को इंदिरा गांधी का पर्सनल बॉडीगार्ड मानते थे,
जस्ट सो बैड। और उन्होंने अपने सारे रहस्य खोल दिए थे विदेशों में कि भाई हम ये कर रहे हैं आपके साथ। हालात यहाँ तक पहुँचे कि मुरारजी भाई ने खुद ही बता दिया था ज़िया उल हक को कि हमें पता है तुम न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो, कहाँ बना रहे हो, किस स्टेज पे, हमारे आदमी सब खबर रखते हैं। और उसके बाद में जो हमारे रॉ एजेंट्स का, स्लीपर सेल्स का कत्लेआम पाकिस्तान में शुरू हुआ, आज भी उसका कोई सानी नहीं है। बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा के रखती हैं हमारे रॉ की। उसका फल क्या हुआ कि जब गोल्डन टेम्पल में जब देशद्रोही हमारे हथियार ला रहे थे और उनकी मंशा क्या थी वो भी नहीं हमें पता, कितने दिन तक लड़ाई करेंगे, लड़ाई करके कहाँ भागेंगे, उनकी इच्छा क्या है, चाहते क्या है, हमें कुछ नहीं पता था। वी वर टोटली 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 इन डार्क। ईश्वर करे ऐसा कभी दोबारा ना हो, ऐसी नौबत कभी ना आए। तो ये थ्रेड मैंने एक छोड़ दिया था, आपको बताया था कि 21 सितंबर 1968 को रॉ का गठन हुआ था। और मैं इस बात का जिक्र बाद में एक दिन करूँगा किसी दूसरे एपिसोड में। आज वो टाइम था उस एपिसोड में कही हुई बात का जिक्र करने का। तो ये इतिहास जो है हमें सिखा रहा है, और हमने इतिहास से अगर कुछ नहीं सीखा तो फिर हमें उसके दुष्परिणाम तो भुगतने ही पड़ेंगे। ओके, अब जैसे हमने नहीं सीखा कि सबके लिए एक सिविल कोड सेम होना चाहिए, तो हम दबाव में आ गए। और जब आप एक बार दबाव में आ जाते हैं, कोई भी कम्युनिटी हो, अब यहाँ पे राजीव जी दोनों कम्युनिटीज़ के दबाव में आ गए, एक मुस्लिम कम्युनिटी के, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पलट दिया, और एक हिंदू कम्युनिटी के दबाव में भी आ गए जब उन्होंने वहाँ पे भगवान राम का मंदिर रखने के लिए शिलान्यास करवाया। ओके, मामला सब जुडिस था, आपको पता ही है, वो अभी 2019 में ही रिजॉल्व हुआ है। और दूसरा वहाँ पे क्या किया इन्होंने, वहाँ मंदिर के ताले तोड़ दिए। तो दो चीज़ें हुई, एक शिलान्यास अलग चीज़ है, रामलला मंदिर के ताले तोड़ के पूजा करवाना वो अलग चीज़ है। मैटर जैसा मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट में था, वेट करा जाना चाहिए था। हिंदूज़ कुछ खुश नहीं हुए इससे, और आपने कानून बनवा दिया, उससे मुस्लिम्स भी जो प्रोग्रेसिव थे वो बिल्कुल खुश नहीं हुए, क्योंकि महिलाएं तो कभी नहीं चाहेंगी ना कि अगर उनका पति उन्हें तलाक देते तो सड़क पे आ जाएं। तो पढ़ी लिखी महिलाएं, पढ़े लिखे पुरुष नाराज़ हुए, दोनों तबकों के, दोनों कम्युनिटीज़ के। ओके, यहाँ तक कि इनके मंत्रिमंडल में एक मंत्री थे, उनका नाम था आरिफ मोहम्मद खान। ही रिजाइंड and subsequently he joined BJP. Today he is the governor of Kerala. तो ये कुछ चीज़ें हैं इनके टाइम की। और जब 1989 में इलेक्शन आने की नौबत आ गई, तो उसके करीब 1.5 से 2 साल पहले एक और नई घटना इनके टाइम में आती है। वो घटना ये होती है कि इनके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह काफ़ी ईमानदार छवि वाले नेता हैं, राजघराने को बिलोंग करते हैं, लेकिन बहुत सिंपल और जिसे कहते हैं ना कि सीधे साधे से इंसान होते हैं, करप्शन के आसपास भी नहीं है। वो फाइलें देखते हैं कुछ, और उन्हें कुछ गड़बड़ नज़र आती है, तो राजीव गांधी के पास पहुंचते हैं, और रिज़ल्ट ये आता है कि उनको पोजीशन से हटा दिया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर की, और डिफेंस दे दी जाती है। जब वो डिफेंस में जाते हैं तो वहाँ पे फिर एक और केस उनकी नज़रों में आता है। उस केस का नाम है HDW सबमरीन केस। जर्मनी से हम लोगों ने कुछ सबमरीन्स इंपोर्ट करने का प्रस्ताव जो रखा था, तो उसमें ऐसा उन्हें सबूत मिलते हैं कि इसमें मिडिलमैन को, बिचौलियों को कमीशन दिया गया है, और वो कमीशन राजीव गांधी तक पहुंचा है। छानबीन होती है, काफ़ी आगे तक बात बढ़ जाती है, और तभी भी एक बॉम्ब शेल जिसे कहते हैं वो सामने आ जाता है, दैट इज बोफोर्स केस, जो आज भी सबको पता है। इट्स ए स्वीडिश कंपनी AB बोफोर्स। ओके, और उसमें वो गन बनाते हैं, बहुत शानदार गन बनाते हैं। इनफैक्ट अटल जी ने जब लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के साथ, जहाँ पे सियाचिन में कारगिल युद्ध जिसे कहते हैं, और ऊंची चोटियों पे जब चोरी छुपे पाकिस्तानी सिपाही बिठा दिए गए थे वहाँ पे हमारी पीठ में छुरा भोंक के, तो फिर हम लोगों ने बोफोर्स गन्स यूज़ करके ही उनको हटाया था
एक बहुत मेजर फैक्टर था। अकेला सिंगल फैक्टर नहीं होता है कभी भी किसी चीज़ के लिए। कोई, रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी किसी रिजल्ट के पीछे एक सिंगल फैक्टर नहीं होता। ओके, तो ये बड़ा फैक्टर था। गन अच्छी थी, इंटेंशन बुरी थी। हालांकि उसका सबूत कोई ऐसे नहीं आया, और जो क्वाट्रो की जो मिडल मैन कहे गए थे उसमें उनकी भी डेथ हो गई है। और उसी तरह से वारेन एंडरसन जो भोपाल गैस में यूनियन कार्बाइड के सीईओ थे, वो भी विदेश भाग गए थे। उस समय वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी मध्य प्रदेश में, अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर थे। तो कहा गया कि भाई सब मिली भगत है। तो इन सब चीज़ों से हुआ ये कि 1989 के जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस की करारी हार होती है, और राजीव गांधी अकेले पड़ते हैं। तब इनका कोई सपोर्टर नहीं होता है, कोई ऐसा मिनिस्टर जिसको ये कह सके हाँ ये मेरा राइट हैंड है। जैसे अटल जी के साथ आडवाणी जी थे, ओके, इंदिरा जी के साथ भी उनके बहुत सारे नेता थे। जब मुरारजी देसाई आए तो भी उनके साथ जगजीवन राम जैसे, चंद्रशेखर जैसे लोग जुड़े। लेकिन ट्रेजिडी ये रही कि जब 89 इलेक्शन हुआ, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, 9th लोकसभा, तब इनके साथ कोई भी ऐसा नेता नहीं खड़ा था राजीव गांधी के साथ जो इलेक्शंस में इनकी मदद करता, और ये इलेक्शन काफ़ी बुरी तरह से हारे। इलेक्शन हारे, वीपी सिंह आए, वीपी सिंह नहीं चल पाए क्योंकि बीजेपी ने उस समय इनकी 85 सीट्स हो गई थी, 2 से 85। वोट शेयर 8% से 12%, सीट 40 टाइम्स। ओके, डांस ऑफ डेमोक्रेसी। तो उन्होंने अपने जब सांसद खींच लिए, सपोर्ट खींच लिया, तो सरकार वीपी सिंह की गिर गई थी, और फिर चंद्रशेखर आए। तो यहाँ 2 साल में फिर 2 नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने। इंदिरा जी के बाद में 2 नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर 3 साल में बने थे, इस बार 2 ही साल में 2 हो गए, और 91 में फिर कांग्रेस आ गई। हम एक एपिसोड अगला 10th कवर करेंगे, तब हम इन 2 प्राइम मिनिस्टर्स की बात करेंगे जिनके नाम हैं वीपी सिंह और चंद्रशेखर, और उस समय की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी। तो उम्मीद है आपको राजीव गांधी का ये एपिसोड पसंद आया होगा। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैं कभी भी ये कोशिश नहीं करता कि मैं अपने विचार इसमें डालूँ, मैं क्या फ़ील करता हूँ। मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, मेरी आइडियोलॉजी इज़ माई कंट्री। ओके, ऐसा सिर्फ ये हॉलो वर्ड्स नहीं है कि मैं कहने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन नहीं, मेरा पूरा जीवन हमेशा से अपने देश के बारे में सोचते हुए गुजरा है, और मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया कि जिससे मेरे देश की छवि को कोई नुकसान पहुँचे। बहुत छोटा सा साधारण सा सिटीज़न हूँ, साधारण सिटीज़न की तरह ही रहना चाहता हूँ, एक डिसिप्लिन सिटीज़न की तरह। बस यही मेरी आइडियोलॉजी है। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू। अपने कमेंट्स दीजिएगा, इंतज़ार रहेगा। मैं सच बताऊं, कई कमेंट्स तो मैं कई कई बार पढ़ता हूं, इसलिए भी कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे अपने बारे में अच्छा सुनना अच्छा लगता है। और नंबर 2, इससे मेरा हौसला बहुत बढ़ता है, फिर मैं और पढ़ता हूँ और आपके लिए आगे तैयारी करता हूँ कि कुछ और हम करें। 10th एपिसोड के बाद में हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से, और हम चलेंगे कुछ और टॉपिक्स की तरफ। तो सरप्राइज़ है, देखिएगा कैसा है। ओके, और प्रूफ ऑफ द पुडिंग वुड बी इन ईटिंग। थैंक यू सो मच।